नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद पर 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपनी किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि ये सही समय है जब हमें संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में बेहतर चर्चा और अनुशासन पर जोर देना चाहिए। राज्य विधानसभाओं में राजनीतिक दलों की सदन के भीतर और सदन के बाहर एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि संसदीय संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास को बहाल किया जा सके और व्यवस्थापिका का कामकाज और बेहतर ढंग से हो सके। देश की जनता यही चाहती है कि संसद और विधानसभाओं में उनकी परेशानियों पर विवेकपूर्ण चर्चा हो और उनकी समस्याओं का सर्वोत्तम ढंग से समाधान हो। तो समझेंगे कि इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है, क्या हमारे पास वर्तमान में नियम हैं और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ शेखर अय्यर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर, स्वागत है आपका। चक्षु राय हमारे साथ हैं, प्रमुख हैं PRS से। चक्षु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सत्यनारायण जटिया हमारे साथ हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी से आप आते हैं, राज्यसभा में हैं। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में चक्षु आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने संसद में देखा है और अगर राज्य विधानसभाओं में भी मैं कंपेयर करूँ एक साथ, किस तरीके की तस्वीर उभरती है सार्थक चर्चा को लेकर, बैठकों को लेकर और जो बहस होती है उसके स्तर को लेकर? कविन, 2-3 चीज़ों पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहला ये कि जो हम लोग कभी कहते रहते हैं कि चर्चा का स्तर आजकल विधानसभाओं या संसद में कम होता जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैंने कई बार ऐसे भी डिबेट देखे हैं हमारी विधानसभाओं में और हमारी संसद में, जहाँ पे जो चर्चा का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा रहता है। बट अधिकतर क्या होता है, जिस चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है वो जब होता है जब सेशन डिसरप्ट होता है या अनुशासनहीनता हो जाती है सदन के अंदर, और जो वो इमेज हम टीवी पे देखते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, वो हमारे ऊपर छा जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कई बार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बैठकें हुई हैं उसमें ये डिसाइड किया गया है कि विधानसभाओं को कुछ 80 से 100 दिन बैठना चाहिए या 60 से 80 दिन बैठना चाहिए, डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी हैं। और संसद के लिए कहा गया कि 100 से 120 दिन बैठना चाहिए संसद को हर साल, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। अगर आप उत्तर भारत की विधानसभाओं को देखें तो वो औसतन 35 से 40 दिन के बीच में देखते हैं, और अगर आप साउथ की विधानसभाओं में कुछ जैसे केरला या कर्नाटका को देखें तो वो 50 से थोड़े से ऊपर दिन के लिए बैठती हैं। संसद औसतन 70 से 80 दिन के लिए बैठती है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि भाई जो हमारी संसदीय और विधायी कार्रवाई है उसमें क्या दिनों का इजाफा हो सकता है ताकि चर्चा के लिए थोड़ा सा समय मिल सके। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुशासनहीनता के ऊपर हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि क्या आचार संहिता बन सकती है, क्या इस पर कंसेंसस बन सकता है। तो विधानसभाओं में भी और संसद में भी रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि भाई किस तरह का आचरण होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए स्पीकर को। बट उसके बावजूद भी कई बार डिसरप्शन होते हैं, पूरे के पूरे सेशन मैंने देखा है डिसरप्ट हो जाते हैं। और उसके लिए पहले ये माना जाता था कि भाई संसद सदस्यों के पास या विधानसभा सदस्यों के पास पूरा समय नहीं है अपनी बात कहने के लिए। अब अगर पूरा समय हो भी जाता है तो भी डिसरप्शन हो रहा है। और उसके बारे में एक बार ये कहा गया था, हमारे एक पुराने उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पॉलिटिकली ये डिसाइड कर लिया जाए कि भाई हाउस को डिसरप्ट करना है तो आप कितना भी समय दे दीजिए अपने विधानसभा सदस्यों को या संसद के सदस्यों को, हाउस फिर भी डिसरप्ट होगा। तो क्या ये अब समय आ गया है एक आम सहमति बनाने का आचार संहिता के ऊपर, अनुशासन के ऊपर और संसद को लंबे समय तक बैठने के लिए ऊपर। ओके, हृदय दीक्षित जी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के। सर, स्वागत है आपका। और समझना चाहूँ क्योंकि आपका अनुभव, और जब बात आती है विधानसभाओं की या संसद की, और जैसा कि हमारे सहयोगी चक्षु ने कहा कि बहुत अहम है कि चर्चाएं कई बार बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन 2 बातें जो सवाल के तौर पर सामने आती है कि क्या वक्त कम है बेहतर चर्चाओं के लिए, या वक्त है लेकिन बेहतर चर्चा की मंशा माननीयों के बीच कम दिखती है। आपने 2 बिंदु उठाए हैं मोटे तौर पर। पहला ये कि क्या वक्त कम है
और दूसरा ये कि सार्थक चर्चा क्या कम हो रही है। मेरा अभिमत है कि माननीय लोकसभा, माननीय राज्यसभा और हमारी विधानसभाएं यहाँ पर अनेक अवसरों पर अच्छी चर्चा भी होती है। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। इस सत्र में हमने कुल 5 दिन ही काम किया, लेकिन अधिकांश विधेयकों पर लंबी चर्चा हुई, सारवान चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई, खंडशः चर्चा हुई। इस बात का प्रचार नहीं हो पाया। एक बात। इसी तरह अन्य कई विषयों पर माननीय संसद के दोनों सदनों में और हमारी विधानसभा में भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अथवा बजट के प्रावधानों पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। यह भी विषय बाहर कम गया। संसद और विधानसभाओं में बीच में होने वाले उत्पात कहें, प्रदर्शन कहें, डिस्ट्रप्शन कहें, इसको लेकर अपने पूरे देश की संसदीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मानता हूं कि व्यक्तिगत आरोप के कारण कई बार सदन में गर्मी आती है। मैंने अपने सदन के भीतर भी कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप से बचकर मुद्दा आधारित और विचार आधारित बहस होनी चाहिए जी। व्यक्तिगत आक्षेपों के कारण शोरगुल बहुत होता है। जब कभी ऐसा अवसर आता है वैचारिक कारण से मुद्दा आधारित, उसमें भी गर्मी आती है। हमारा मानना है कि ऐसी गर्मी स्वाभाविक है, आनी भी चाहिए। गर्मी तक तो ठीक है, लेकिन आंधी ना आए, उमस तक पहुंचे हम तो संतोषजनक होगा जी। एक चिंता है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और बहुत लंबे समय तक विधानसभा का सदस्य रहने और विधान परिषद का सदस्य रहने से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक चिंता है। मैंने अपने सदन में भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया कि सदन की शुरुआत वाले दिन उत्तर प्रदेश में विशेषतया, अन्य राज्यों में भी इसी तरह का होता है, आगे पीछे होता है कि कुछ माननीय सदस्य अपने कार्यालयों से अथवा अपने घर से बैनर पोस्टर लेकर आते हैं और सदन के भीतर ऐसे बैनर पोस्टर दिखाए जाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वह अपने घर में अथवा पार्टी कार्यालय में यह सुनिश्चित रूप में तय कर चुके हैं कि सदन के भीतर आज उत्पात करना ही है। इस तरह पूरी योजना के साथ, योजना बनाकर पूरी इच्छा के साथ सदन के भीतर आना और सदन की कार्यवाही में बाधा डालना, पीठासीन अधिकारी द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद लगातार बाधा डालना, यह चिंता का विषय है। कोई तय करके आएगा तो उसमें पीठासीन अधिकारी क्या कर लेगा। यानी इस दृष्टि से माननीय राजनीति, उपराष्ट्रपति जी और हम लोगों के राजनीति कहीं ना कहीं सदन के अंदर कामकाज प्रभावित कर रही है। अगर मैं दीक्षित साहब संक्षेप में समझूं, शेखर ये हमारे साथ हैं। शेखर, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का जिक्र किया दीक्षित साहब ने, और अलग अलग राज्यों की हम तस्वीर देखते हैं, कमोबेश ये चिंता जरूर है। और ये भी अहम है कि मीडिया में कई बार जो अच्छी चर्चाएं हैं, अच्छी बहस है, उसका जिक्र नहीं होता है। ये दुखद है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम पर्याप्त समय दे पा रहे हैं विधानसभाओं में, सदन में? और जो जिक्र उपराष्ट्रपति महोदय ने किया कि क्या हमें अब एक आचार संहिता की जरूरत है कि सदन के अंदर आचार संहिता होनी चाहिए, चाहे वो दलीय हो या फिर सदस्यों को लेकर हो? बिल्कुल, देखिए, एक आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं विधानसभा में हो या आजकल संसद में भी, एक प्रकार से इसको एक अखाड़ा के रूप में इसको देख रहे हैं। और जब टेलीविज़न कवरेज, जब इसका ये हुआ था कि भाई टेलीविज़न कवरेज से मेंबर्स के ऊपर एक प्रकार से एक असर पड़ेगा, क्योंकि लोग देखेंगे, इसीलिए वो थोड़ा अपने बिहेवियर को ये करेंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। क्योंकि टेलीविज़न कवरेज है, टेलीविज़न कवरेज उसी के लिए है जहाँ पे कोई ड्रामा हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई प्रदर्शन हो। जैसे यूपी के अभी स्पीकर बता रहे थे, पहले तैयारी करके पोस्टर दिखाते, जब ये चीज़ें बिल्कुल एक मेंबर कंडक्ट के विरुद्ध है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं क्योंकि इसकी टीआरपी भी है, कवरेज भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इस कवरेज को ज़्यादा देती है,
जब अच्छी बहस कभी उसका इतना कवरेज नहीं हो पा रहा है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए पार्टीज को तय करना है, क्योंकि जो रूल्स द कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस प्रोसीजर्स वो बड़ा क्लियर है कि मुद्दे को कैसे उठानी चाहिए, किस प्रावधान पे उठानी चाहिए, कितने समय नोटिस देना चाहिए, ये सब क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पार्टीज तय कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज मैं दूसरी चीज का भी जिक्र करना चाहता हूं। आपको याद होगा दिसंबर 2014 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ जब अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में कहा कि जब लोकसभा ठीक से चल पा रही है राज्यसभा क्यों नहीं चल पा रही है? क्या ये नंबर की कारण है? जहां अपोजिशन के नंबर ज्यादा हो तो वहां हाउस चलने नहीं देना, और वहां लोकसभा में क्योंकि सरकार के पास बहुमत है वहां हाउस चल रही है। तो इसके लगभग ये लग रहा है कि विपक्ष को भी ये सोचना है कि ज्यादातर जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर भी है। देखिए आपका जिम्मेदारी है, आप मुद्दे उठाओ, सरकार को गरगने में खड़ा करो, जो इश्यूज है पब्लिक इश्यूज उसको आप और सबके लिए प्रोविधान। देखिए कॉल अटेंशन मोशन है, अडजॉर्नमेंट मोशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया जो रही है अनफॉर्चुनेटली कि सरकार के साथ हमें कोऑपरेट नहीं करना है, सदन चलना नहीं देना है, और जब सदन नहीं चल पाती फिर हम कहेंगे भाई सरकार तैयार नहीं थी डिबेट को। लेकिन जब शुरू में सब कहते हैं हम बहस चाहिए, क्यों अच्छी बहस क्यों अलाउड नहीं किया जा रहा है? क्या विपक्ष हो या सरकार, मैं कोई पर्टिकुलर राज्य या केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, क्या इनको कोई इंटेलिजेंट डिबेट सुनने को क्यों डर क्या है? या अगर डिबेट अच्छी डिबेट टेलीविजन हो जाए क्या उनकी मुद्दे ठीक से वो पेश नहीं कर पाएंगे? तो ये पूरा अप्रोच चेंज है, एटीट्यूड भी चेंज होनी चाहिए। ओके दीक्षित साहब, क्योंकि आप सदन का संचालन करते हैं, आपका एक अनुभव है, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से हालात हैं और क्योंकि जनता के बीच जो परसेप्शन है वो दिनों दिन खराब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक कड़वा सच है, कुछ लोगों के चलते, कुछ माननीयों के चलते, उनके विरोध प्रदर्शन कहें, अवरोध कहें, उनका जो तरीका उसके चलते कई बार अच्छी चर्चाएं या सदन की कार्रवाई बाधित होती है। क्या रूल बुक के लिहाज से अब कठोर कदम उठाने का मैं कहूं कि वक्त है? चेयर को इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, या कुछ दूसरे विकल्प हैं जिनको आपको लगता है कि अपनाने के साथ शायद बदला जा सकता है उनके रवैये को? दोनों दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, दोनों दिशा में। और यह जनादेश ही है जो किसी दल को या दलीय गठबंधन को सत्ता सौंपता है, और यह जनादेश ही है जो किसी दल अथवा गठबंधन को विपक्ष में बैठने के निर्देश देता है। विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि आदरणीय जनता ने उसे सरकार को सदन में जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी नीतियों को लेकर वैकल्पिक नीति और कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है, पर ऐसा हो नहीं रहा। उपराष्ट्रपति महोदय जी का विचार बहुत स्वागत योग्य है कि एक समय आ गया है जब अब हमको अपनी प्रक्रिया नियमावली, जिसे रूल बुक हम कहते हैं, और हमारी परिपाटियां, इन पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, और लगातार विपक्ष को भी, सभी दलों के नेताओं को, सभी दलों के प्रतिनिधियों को साथ बैठाकर इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आम जनता में सदनों की छवि अच्छी नहीं है, और जिसे हम अपना मीडिया कहते हैं, जो हम सबका बहुत प्रिय है और आदरणीय भी है, जो हमारा स्वभाव और चरित्र बाहर ले जाता है, वो शुक्ल पक्ष को कम, पॉजिटिव चीजों को कम, और जो कृष्ण पक्ष है, जहां कहीं हुल्लड़ है या शोर है, उसको ज्यादा महत्व मिल रहा है। ये भी एक ऐसा विषय है। तो इन सारे विषयों को विचार में लेकर, जैसा उपराष्ट्रपति महोदय का विचार आया है, उसका स्वागत करते हुए मुझे कहना कि दोनों दिशाओं में हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक आचार समिति का गठन और विशेषाधिकार समिति हमारे यहाँ पहले से है, सभी सदनों में है, और इसके साथ ही साथ नियम समिति का पुनरीक्षण भी करना होगा, क्योंकि यह सारे नियम बहुत पहले के हैं और उनसे हम संसद और विधानसभाएं चला रहे हैं। यद्यपि सदन सभी नियमों के ऊपर होता है, हाउस इज द मास्टर ऑफ हिज ओन बिजनेस। हम कभी नियम चाहें तो शिथिल कर सकते हैं, कभी नियम चाहें, लेकिन ऐसा सब अच्छी बहस के लिए हो। भारत के लोग बहुत दुखी और निराश हैं वर्तमान वातावरण से, समय भी बढ़े तो अच्छा रहेगा। चक्षु, जिस तरीके से अब तक हमने रूल बुक देखी हैं, उसमें इस तरह के कहूँ कि अवरोध या फिर जिसका मोटिव
किसी खास चर्चा या एजेंडे के खिलाफ और एक बड़ी संख्या में जो माननी चाहते हैं या चर्चा उसके खिलाफ कुछ चंद लोग अगर खड़े होकर उसे प्रभावित करते हैं, उसका असर पड़ता है। कैसे अब तक हमने इसको टैकल करते रहे नियमावली के लिहाज से, और जो कि देखिए साफ करें कि क्या उसमें बदलाव का वक्त है, परंपराओं को, परिपाटी को भी बदलने की ज़रूरत है? माननीय हृदय नारायण दीक्षित का लंबा विधायी अनुभव रहा है और उन्होंने दो बड़ी अच्छी चीज़ें कही हैं। एक उन्होंने कहा है कि, और ये हमारे उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं, कि किस तरह से हम अपनी रूल बुक को अपडेट करें। देखिए, जब हमारे माननीय संसद में उल्लंघन करते हैं या विधानसभा की जो प्रोसीडिंग है उसको भंग किया जाता है, तो जो पीठासीन अधिकारी है उसके हाथ थोड़े से बंधे रहते हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी का दो काम है। एक, सुचारू रूप से संसद चले, और दूसरा, जब संसद चल रहा हो तो डिबेट वहाँ पे अच्छी तरह से हो। तो अगर 2 लोगों को निकालना पड़े या 3 लोगों को निकालना पड़े या 4 लोगों को निकालना पड़े, तो पीठासीन अधिकारी को भी वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो 4 लोग अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या कॉमन ग्राउंड है, वो ऐसा क्या किया जा सकता है? क्या आम राय बनाई जा सकती है, या फिर जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है सदन से शुरू होने से पहले, वहाँ पे कोई डिस्कशन हो सकता है? अभी तक क्या रूल रहा है? अभी तक हमारे पास जो हमारी रूल बुक है वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती है, अगर सदन में गतिरोध हो रहा है या अवरोध हो रहा है और कुछ लोग उसको कर रहे हैं, तो उनको सेशन की प्रोसीडिंग से निष्कासित कर दिया जाए कुछ समय के लिए, या हाउस की सिटिंग से कुछ दिनों के लिए निष्कासित कर दिया जाए। बट ये भी थोड़ा सा एक एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है, क्योंकि जब आप उन्हें निष्कासित, अगर आप 10 लोगों को बाहर निकाल देंगे तो हाउस के अंदर जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ये इसका जो सोचना है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा, पीठासीन अधिकारी तो इसके साथ काफ़ी दिनों से डील कर ही रहे हैं। तो हाउस की गरिमा कैसे बढ़े और उसके साथ डिबेट भी अच्छा हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है जी। जडेजा साहब, क्योंकि जिस तरीके से सदन और आप चेयर में जब रहते हैं, क्या ये माना जाए कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे माननीय, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, हम विधानसभा और सदन दोनों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सामंजस्य जो है वो नियमों के तहत आएगा या फिर कड़े कदमों के तहत, या नए कड़े नियमों को लागू करने के साथ हम जो इसकी भावना है और पारदर्शिता है या जवाबदेही जनता के प्रति है उसको बढ़ा पाएंगे? क्योंकि साल दर साल हम देख रहे हैं कि जनता के बीच सदन की बहस या चर्चा को लेकर जो स्तर है उसको लेकर आलोचनाएं बढ़ती जा रही हैं, तीखी हो रही हैं। देखिए, इसको नियंत्रण करने के विद्यमान वर्तमान में भी उपाय हैं और उसका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे 0 ओवर में आपको कोई सबमिशन, आपको कोई विषय उठाना है तो उसका समय 3 मिनट का निर्धारित किया हुआ है। उस 3 मिनट के समय के बाद अपने आप ही वो माइक बंद हो जाता है। जब माइक बंद हो जाता है तो चेयर कहती है कि आपका माइक बंद हो गया है और इसलिए आप बैठ जाइए। ये 3 मिनट की बात लोगों के स्मरण में यदि नहीं रहे तो वो बोलते रहते हैं, और चूंकि वो उस पर जा नहीं रही है, रिकॉर्ड पर भी जा नहीं रही, तो उनका बोलना भी निरर्थक हो जाता है। तो एक तो ये है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं वो इसके बारे में अपने आप को, उसकी जानकारी से कि हमको कितना समय बोलना है, उसी के साथ वो सामंजस्य करने का, अपने आप को नियंत्रित करने का काम करे। जानकारी नहीं है या फिर अनुशासन में नहीं रहते? नहीं, अनुशासन में नहीं रहने का तो इरादा किसी का होता नहीं है मोटे तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उनका ज्ञान है, समझ है, उसको सीमित करके कम समय में कैसे बोलना। जैसे मेरा अनुभव है, मैं ILO में गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे कहा कि 3 मिनट में आपको बोलना है। तो हमने अपना भाषण तैयार करके 3 मिनट में कैसे पूरा होगा उसका पूरा रिहर्सल किया, कितने पैराग्राफ होंगे, कहाँ हमको रुकना है। फिर हमने हिंदी में बोलना था तो हमने हिंदी में बोला, और हिंदी में बोलने के बाद हमने ट्रांसलेटर उस बॉक्स में कहा कि भाई थोड़ा पोज देखिए, हम बोले। तो ये यदि कोई चाहे तो कर सकता है। तो ये जो चाहने वाली बात है, ये इसके लिए हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होगी, और हम अपने सांसदों को ये याद दिलाएं कि भाई 3 मिनट ही नहीं, फिर 3 मिनट। अब मैं चेयर पर जब रहता हूँ तो लोग ज़्यादा बोलना चाहते हैं। अब मुश्किल क्या है कि वहाँ पर जो डिस्प्ले है उस पर समय आता है, आपके पार्टी का समय इतना है, उस पार्टी के समय में आपको उसमें से आपका जो समय है, क्योंकि यदि
3 स्पीकर हैं और आपकी पार्टी को 25 मिनट मिले हैं, तो आपने 5-8 मिनट में उसको ख़त्म करना है। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे में समझते, क्योंकि वक्त कम ज़्यादा बोलना ठीक है, लेकिन दूसरे को बोलने ना देना। एक बड़ा सदन का हिस्सा जब किसी पर चर्चा करना चाह रहा है, उस चर्चा में चंद 1, 2 या 3 मैं कहूं कि माननीय व्यवधान के तौर पर खड़ा कर दें और पूरी की पूरी बहस को ना होने दें। और ये सिर्फ संसद में नहीं बल्कि विधानसभा में हमने देखा है। तो फिर चेयर को क्या अधिकार अपने जो है उनको और पैने करने की जरूरत है, उसको और ज़्यादा अधिकार चाहिए। और फिर बात आती है कि क्या पार्टी अनुशासन में बांधना चाहती है उन सांसदों को, उन माननीयों के, या उनके साथ खड़ा होना चाहती है। 2 तरह से बातें हो सकती है। जब जैसे सदन का संवेद होता है, उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले पार्टी के सभी लीडर्स को बुला करके एक चर्चा करने का सिलसिला या हमेशा एक परंपरा बनी हुई है। और हम पार्टी के लीडर्स को बता देते हैं, या पार्टी के लीडर्स को हमारा जो चेयर करने वाले हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं वो बता देते हैं कि आज ये विषय आने वाले हैं, इस विषय को हमको लेना है। तभी तायद कर देना चाहिए, उनको पक्का कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि ये विषय इस प्रकार के होंगे। और यदि आप अपनी पार्टी के लोगों को ये बता के रखिए आपको इस बारे में, क्योंकि पार्टी लीडर का बड़ा होता है, महावीप का सिस्टम इसलिए लागू किया गया है कि वो अपने लोगों पर नियंत्रण करे। तो उनको ये बताना होगा कि आपको इस बात से आगे जाना नहीं है, यदि जाएंगे आप तो हमें इस बारे में और नियम के अनुसार कार्रवाई करना पड़ेगी। पार्टियों की जवाबदेही इसमें तय करनी पड़ेगी। तय करना चाहिए। देखिए, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में, क्या वाकई जो बात हो रही है अनुशासन की, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं पार्टियों के नज़रिए से, या फिर वहाँ पर भी एक कड़े कानून आचार संहिता कुछ और उसकी ज़रूरत? नहीं, देखिए, पार्टी की तरफ से जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई है वो अलग चीज़ है, लेकिन हाउस में कंडक्ट कैसे हो मेंबर्स के, देखिए इसमें मेंबर्स की बात है, क्योंकि पार्टी तो अपने रखेगी, लेकिन ये हाउस में कैसे कंडक्ट हो। भाई, आप जब बहस हो रही है, आप बहस अगर बोलने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे, ये देखिए ज़्यादातर जो एक कल्चर बने आ रहा है, जो गलत कल्चर है कि दूसरों को सुनने की वो उतनी पेशेंस नहीं है और केवल अपनी बात रखना है फिर, और किसी को बोलने नहीं देना। देखिए, ये भी एक देख रहे हैं कल्चर बढ़ रहा है कि हम दूसरों की बात सुनना नहीं है, हमारी बात रखनी है। अगर आप कोई एलिगेशन कर रहे हैं, अगर सरकार जवाब देना जा रहा है, वो सुनना नहीं है। तो इस तरह देखिए, हमने अभी जो सेशन जो खत्म हुआ उसमें जिस तरह एक मुद्दे जो केवल रीजनल मुद्दा था, एक स्टेट का मुद्दा था, उसको लेकर पूरा राज्यसभा चला नहीं, क्योंकि वहां लोकल लेवल पे जो बात आ गई थी, भाई दर्जा देना नहीं देना। देखो कि बात, देखिए सिंपल बात है कि देखिए आप कैसे बनाएंगे वो बात, ये बहस की जगह है, बहस होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए। क्या आपके क्षमता पे कोई संदेह है कि आप अपनी जो मुद्दे आप लेके आ रहे हैं उस मुद्दे को आप एक्सप्रेस करने में खुद कॉन्फिडेंट नहीं है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके अगर रिप्लाई आ रहा है सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, उसको सुनने को क्यों आप तकलीफ हो रही है? क्या तो इससे लग रहा है कि जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या उस इश्यू में कोई वेट नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं, इसलिए बहस होने नहीं दे रहे? इसीलिए चर्चा जरूरी है कि सकारात्मक चर्चा कैसे हो, चाहे वो संसद की बात हो या फिर देश के विधानसभाओं की, और अनुशासन में माननीय कैसे रहें ताकि जो चर्चा हो वो बेहतर हो और वहां का कामकाज और बेहतर तरीके से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था पाकिस्तान में आर्थिक संकट 3 सितंबर को। हमारे दर्शक हैं कारण वर्मा, लिखते हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना है तो उसको दक्षिण एशिया के देशों के साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए, खासतौर पर भारत के साथ। अगर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करेगा तो वो भी विकास के पथ पर चल सकेगा। हिमांशु टेबेकर लिखते हैं कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट भारत पाकिस्तान रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपनी भारत विरोधी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। पाक सरकार के पास अब 2 विकल्प हैं, भारत की मदद से शाश्वत विकास करे या चीन के आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकार बनकर खुद की स्वायत्तता को गंवा दे। आप दर्शकों का शुक्रिया। अपनी राय, सुझाव, आलोचना यूं में मेल करते रहिए और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।